नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री की 8वीं क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहराम शाह और मसूद शाह के बारे में। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए आज के ही वीडियो में इसको हम समाप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने रजिया सुल्तान को बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ा था। रजिया सुल्तान को बड़े ही विस्तार के साथ पढ़ा था और यहाँ पर आप जानने का प्रयास करेंगे कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर आपके आपके कौन इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसका जो शासनकाल है दोस्तों, ये आपके 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक है। इसका शासनकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शासनकाल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी किसी एग्जाम में एक तरफ आपके यहाँ पर चार सुल्तान का नाम देता है और एक तरफ देता है आपके 4 प्रकार का कार्यकाल और उसको मिलाने के लिए कहता है। तो आपको कार्यकाल आपकी विशेष तरीके से आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर एक बार मैं आपको जितने अभी तक पढ़ा है उसका कार्यकाल आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहली बात दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक आपके ऐबक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। फिर 1210 से लेकर दोस्तों कुछ समय तक आपके आराम साथ दिल्ली की गद्दी पर रहा था, लेकिन बहुत ही कम समय, तो 2-3-8 महीने के लिए लगभग। और 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक आपके इल्तुतमिश रहा। तो इसके बाद आपके कुछ समय तक आपके 1236 ईस्वी के कुछ समय तक आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली गद्दी पर आसीन रहा और इसके बाद इसकी पुत्री 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक आपकी इसकी पुत्री रजिया दिल्ली की गद्दी पर आसीन रही। और अब 1240 से लेकर 42 तक आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहेंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी जो शासनकाल था एक बार मैंने आपको याद करा दिया। अब बात कर लेते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। दोस्तों, मुइजुद्दीन बहराम शाह की बात करते हैं तो इसके बारे में केवल 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली बात तो इसका कार्यकाल था 1240 से लेकर 1242 तक और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इसके समय में क्या दोस्तों, एक नए पद का सृजन होता है और उस पद का सृजन किया जाता है कि तुर्क सरदारों के द्वारा दोस्तों एक नए पद का सृजन किया गया। एक नए पद का सृजन किया गया। सृजन का अर्थ दोस्तों एक नया पद बनाया गया, एक नए पद का सृजन किया गया। समझ रहे हैं बातों को समझ रहे हैं बिल्कुल सही। कि दोस्तों इसके बारे में केवल और केवल एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तुर्क सरदारों के द्वारा इसके शासनकाल में एक नए पद का सृजन किया गया। दोस्तों यह पद क्या दोस्तों, इस पद का सृजन इसलिए किया गया क्योंकि सुल्तान के अधिकार को कम किया जा सके। सुल्तान के अधिकार जो अधिकार होते हैं, सुल्तान के अधिकार को कम करने हेतु। तो समझ गए बातों को समझ गए कि जो सुल्तान बनेगा उसके जो अधिकार हैं उसको कम करने हेतु तुर्क सरदारों ने एक नया पद बना दिया। और इस नए पद को क्या कहते हैं, मैं इस बात को बताता हूँ, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो बात को याद रखेंगे दोस्तों कि इस नए पद का नाम होता है आपके नायब। क्या होता है दोस्तों, आपके नायब होता है। या फिर इस पद का एक नाम और भी है, याद रखिएगा, नायब ए मामलिकात। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नायब मामलिकात जो नए पद का सृजन किसके समय में हुआ, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों बात करते हैं नायब ए मामलिकात की। तो यह दोस्तों यह संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी हुआ करता था। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी इसे बना दिया गया। संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी बन गया है दोस्तों। ये बातों को पूरी तरीके से समझकर चलेगा कि सुल्तान के अधिकार को कम करने हेतु आपके तुर्क सरदारों के द्वारा एक नए पद का सृजन किया गया और इस पद को कहते हैं नायब या फिर नायब ए मामलिकात। दोस्तों ये जो आपके नायब या फिर नायब ए मामलिकात जो बनता था, ये आपके संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि आपके एक संरक्षक के समान कार्य करता था। जैसे दोस्तों एक सुल्तान का एक संरक्षक बनता था। जब सुल्तान आपकी कम उम्र का होता था तो उसका एक संरक्षक नियुक्त किया जाता था, लेकिन आपकी गद्दी पर तो सुल्तान बैठता था लेकिन पूरा काम काज करता था आपके संरक्षक। उसी प्रकार से इस प्रकार के एक नए पद का सृजन कर दिया गया, नायब ए मामलिकात, और यह आपके संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी बन गया। बातों को समझ रहे हैं। और यहाँ से आपके सुल्तान के जो अधिकार थे वो बेहद ही कम हो गए।
बेहद ही क्या हो गए दोस्तों के कम हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पद पर सर्वप्रथम किसको नियुक्ति मिली, नायब या फिर नायब ए मामलिकात। तो नायब ए मामलिकात की पद पर सर्वप्रथम कौन नियुक्त हुए। दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम एक जिसका नाम बताऊंगा उसका नाम मैंने पीछे भी चर्चा की है, इख्तियारुद्दीन दोस्तों आपके एतकीन। इनके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया, आपके रजीद सुल्तान के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तभी मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि इख्तियारुद्दीन एतकीन दोस्तों एक सरदार था और इसको दोस्तों आपके अमीर हाजिब के पद पर रखा गया था। अमीर हाजिब के पद पर रखा गया था फिर रजीद सुल्तान के समय में अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था और इसी आपके इख्तियारुद्दीन एतकीन को अब सर्वप्रथम नायब ए मामलिकात के पद पर यहाँ पर नियुक्त किया गया। और नायब ए मामलिकात का जो पद था यह संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी हुआ करता था, एक संरक्षक के समान कार्य करता था। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो इख्तियारुद्दीन एतकीन है, जब इसकी जो उच्च श्रृंखलता होती है, उच्च श्रृंखलता का मतलब होता है दोस्तों कि अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, अपने आप को दोस्तों की अपने जो की महत्वाकांक्षा इसको बढ़ाना। तो जब आपके इख्तियारुद्दीन एतकीन की जो उच्च श्रृंखलता है यह बहुत ही अधिक बढ़ने लगी, यह अपने आप को राजा से भी अधिक समझने लगा। तो आपके जो राजा होता है बहराम शाह मुइजुद्दीन बहराम शाह, तो इसने इसकी हत्या कर दी। इसने आपकी किसकी हत्या कर दी, आपकी इख्तियारुद्दीन एतकीन की आपकी हत्या कर दी। समझ के बातों को कि नायब ए मामलिकात पर सर्वप्रथम आपके इख्तियारुद्दीन एतकीन को बैठाया गया। इख्तियारुद्दीन एतकीन वही है जिसको रजिया सुल्तान के समय में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। और मैंने उसमें आपको बताया था कि अमीर हाजिब का अर्थ होता है दरबारी शिष्टाचार देखने वाला व्यक्ति। दोस्तों जब आपके इख्तियारुद्दीन एतकीन की जो उच्च श्रृंखलता है यह बहुत ही अधिक बढ़ गई तो बहराम शाह के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों नायब मामलिकात का पद यहाँ पर आपके खाली हो गया तो एक नए व्यक्ति को भी आपके नायब मामलिकात बनाया गया और उस व्यक्ति का क्या नाम होता है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होता है बदरुद्दीन शंकर खमी। बदरुद्दीन शंकर खमी। तो बदरुद्दीन शंकर खमी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसकी भी जो हत्या होती है ये आपकी बहराम शाह कर देता है। तो इसकी भी हत्या आपकी बहराम शाह के द्वारा कर दी जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके बहराम शाह के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह रजिया सुल्तान के बाद आपके शासक बनता है। सुल्तान के अधिकार को कम करने हेतु तुर्क सरदारों के द्वारा एक नए पद नायब या फिर नायब ए मामलिकात का गठन किया जाता है जो संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होता है। ध्यान से समझिएगा, पूरी बातें रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों। यह पद जो होता है एक संरक्षक के समान होता है। इस पद पर सर्वप्रथम आपकी नियुक्ति मिलती है आपके इख्तियारुद्दीन एतकीन की। लेकिन दोस्तों इख्तियारुद्दीन एतकीन जो है जब इनकी जो उच्च श्रृंखलता होती है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बहराम शाह के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद दोस्तों इस पद पर आपकी बदरुद्दीन शंकर खमी को नियुक्त किया जाता है और बहराम शाह इसकी भी हत्या कर देता है। यही इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बहराम शाह के बारे में। क्वेश्चन एक मात्र सीधा पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले। पहली बात की आपके नायब ए मामलिकात पद का गठन किसके समय हुआ है। नायब ए मामलिकात नायब मामलिकात जो पद है इसका सृजन किसके समय में हुआ, तो कहेंगे कि बहराम शाह के समय में। इंपॉर्टेंट बात। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले आपसे कि नायब मामलिकात के पद पर सर्वप्रथम किसको नियुक्ति मिली, तो आप कहेंगे इख्तियारुद्दीन एतकीन को। यही दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यही दो क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट बातें। एक हो सकता है कि बहराम शाह का शासनकाल पूछ ले 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, और कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसका जो उत्तराधिकारी बनता है, अगर आपसे पूछ ले कि मुइजुद्दीन बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था, अगर पूछे पराधिकारी कौन था, इससे पहले कौन था, तब तो थी आपकी रजिया। लेकिन इसके बाद कौन हुआ, तो इसके बाद बनी आपकी अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद था। इसके बाद इसका आपके उत्तराधिकारी बनता है और इसका भी शासनकाल आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही आपके अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। केवल शासनकाल से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में अभी तक नहीं पूछा गया वनडे एग्जामिनेशन में। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में वनडे एग्जामिनेशन मतलब रेलवे, आपके NTPC ग्रुप D, SSC, दिल्ली पुलिस और भी जो एग्जाम होते हैं, यूपी संबंधी जितने भी एग्जाम होते हैं, आपकी बिहार SI, आपके जो इतने एग्जाम होते हैं उसमें कभी भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में एक बात याद रखेंगे कि इसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक ही रहा था। और पूछ ले कि इसके बाद कौन बना, इसका उत्तराधिकारी कौन रहा अलाउद्दीन मसूद शाह का, तो आपके नासिरुद्दीन महमूद। और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, नासिरुद्दीन महमूद। बातें समझ गए
कि पहली बात समझ गए कि बहराम शाह की पहले आपकी रजीद सुल्तान दिल्ली गद्दी पर बैठी थी और इसका उत्तराधिकारी बना अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 के और केवल एक क्वेश्चन पूछता है और इसका उत्तराधिकारी बना आपके नासिरुद्दीन महमूद। तो पूरी तरीके से हमने आज इस बातों को कंप्लीट कर लिया है, बहराम शाह के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपकी अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद की, जो 1246 से लेकर आपकी 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक लगभग दोस्तों आपकी 19 सालों तक दोस्तों यहाँ दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। उसके बाद बलबन को पढ़ेंगे, फिर आपके कैकुबाद और कैमर्स को पढ़कर हम गुलाम को समाप्त कर लेंगे। फिर कुछ एमसीक्यू भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो बातें हमने पढ़ाई हैं उसको एमसीक्यू हमारा टेस्ट भी होगा। तो सारी बातों को रिवाइज करते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए, तभी सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। दोस्तों अभी आज की वीडियो में मात्र और मात्र 10 ही मिनट हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि हम इस समय दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बातें और भी हम आज करेंगे क्योंकि भी दिल्ली सल्तनत, दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई दिल्ली के बारे में पूछ ले तो आपको कितनी बातें पता हैं, ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आज थोड़ा सा समझ लेते हैं और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक नज़रों में हम देख लेते हैं आपके दिल्ली को, दिल्ली एक नज़र में, दिल्ली आपके एक नज़र में। दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। पहली बात दिल्ली के बारे में कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है, संसार के इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लिख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली के बारे में क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं पहली बात कि संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है, बहुत ही प्राचीन नगर है। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक बहुत ही प्राचीन नगर है। इसकी प्राचीनता दोस्तों आपकी बात करते हैं महाभारत काल से, महाभारत के समय से है। तो दोस्तों महाभारत के काल से ले लें अभी तक, तो दोस्तों आपकी जो दिल्ली है दोस्तों यह 16 बार बसी है, 16 बार बसी और 16 बार उजड़ी है। तो 16 बार उजड़ी और 16 बार बसी है जबकि दिल्ली, इसका आपकी प्राचीनता समझ सकते हैं कि महाभारत काल से संबंधित है और संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके धार्मिक दृष्टिकोण से, तो महाभारत के अनुसार अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू महाभारत के अनुसार दोस्तों महाभारत में क्या कहा गया है, पहली बात समझिएगा कि महाभारत में कहा गया है कि दोस्तों जो आपके पांडु पुत्र हैं, दोस्तों जो आपके पांडु पुत्र होते हैं महारथी अर्जुन के द्वारा दोस्तों के खांडव वन को जलाकर, खांडव वन को जलाकर आपके इंद्रप्रस्थ के नाम से आपके दिल्ली नगर को बसाया गया है। इंद्रप्रस्थ उस समय इसका नाम रखा गया था, इंद्रप्रस्थ नगर को क्या किया आपके बसाया गया। तो समझ रहे हैं दिल्ली प्राचीनतम नगरों में से एक है विश्व के, क्योंकि इसका संबंध आपके महाभारत काल से, महाभारत कितना पुराना है आप लोग समझ सकते हैं। तो महाभारत काल से लेकर अभी तक यह 16 बार उजड़ी और 16 बार बसी है। सबसे पहले इसको बसाने का कार्य किया था आपके महारथी अर्जुन ने और खांडव वन को जलाकर इन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया था। इसके बाद दोस्तों आपके 1000 बीसी में दोस्तों के जो राजा दिलीप हैं, कौन है दोस्तों के राजा दिलीप 1000 ईस्वी में राजा दिलीप के द्वारा जब इंद्रप्रस्थ नगर आपके उसमें नष्ट हो गया था, इंद्रप्रस्थ नगर जब नष्ट होने पर, इंद्रप्रस्थ नगर के नष्ट होने पर इन्होंने दोस्तों के दिल्ली नगर को बसाया, दिल्ली नाम से, दिल्ली बसाया। इसका नाम दिल्ली ही क्यों रखा, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राजा दिलीप हैं इनको दिल्लू के नाम से भी जाना जाता था, इनको दिल्लू कहकर भी पुकारा जाता था, दिल्लू कहकर पुकारा जाता था और इसी से संबंधित उन्होंने इस नगर को बसाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपकी दिल्ली। तो दिल्लू से यहाँ पर दिल्ली बन गया। समझ गए बातें। ये तो बातें रही आपके धार्मिक दृष्टिकोण से कि पहली बार आपके महारथी पांडव अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर आपके दिल्ली नगर को इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया और बाद में जब इंद्रप्रस्थ नगर नष्ट हो गया तो 1000 बीसी में, मतलब कि 1000 ईसा पूर्व में राजा दिलीप के द्वारा दिल्ली नगर को बसाया गया और इनको दिल्लू कहकर भी पुकारा जाता था, इसलिए इसका नाम दिल्ली पड़ा था। अब बात करते हैं कि इतिहास में क्या लिखा है। ऐतिहासिक दृष्टि से, तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली का जो संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों, दिल्ली का संस्थापक आपके 11वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध वंश तोमर वंश, एक प्रसिद्ध सम्राट अनंगपाल तोमर
इनके द्वारा इनको कहा जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक। तो दिल्ली का संस्थापक आपकी 11वीं आपकी सदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध आपके वंश तोमर वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट अनंगपाल तोमर को इसका संस्थापक माना जाता है। और अनंगपाल तोमर का वास्तविक नाम था, इनका मूल नाम था कि बिलान देव। इनका मूल नाम था क्या दोस्तों? इनका मूल नाम था कि बिलान देव, और इनको ही संस्थापक माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं अनंगपाल तोमर की, तो ये कहते हैं कि जो मेरी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, यह आपके पांडव से हुई है। किससे हुई है? आपके पांडव से हुई है। तो ये बात कहते हैं अनंगपाल तोमर, और इनको ही आपके ऐतिहासिक दृष्टि से आपके दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, और यहाँ से ये आज का वीडियो समाप्त होगा कि 1276 एडी में किसका शासनकाल था आपके दोस्तों? बलबन का। तो बलबन के समय में दिल्ली से संबंधित बातें हैं कि बलबन के समय में एक दोस्तों आपके एक अभिलेख आपके पालम वावली अभिलेख। तो पालम वावली अभिलेख में दिल्ली का एक नाम और मिलता है, दिल्ली का एक अदर नेम भी मिलता है, और इसका नाम क्या है आपके? योगिनीपुर। अगर आपसे पूछ ले कि योगिनीपुर का संबंध किससे है, तो आपके दिल्ली से समझ के बातें। तो 1276 एडी में बलबन के समय में पालम वावली अभिलेख में आपके दिल्ली का एक और नाम मिलता है आपके योगिनीपुर। तो दिल्ली के बारे में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि महाभारत काल से यह 16 बार बसी और 16 बार उजड़ी है। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। महाभारत के अनुसार महारथी पांडव अर्जुन के द्वारा खांडव वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ नाम से इसको बसाया गया। 1000 BC में राजा दिलीप के द्वारा इंद्रप्रस्थ नगर नष्ट होने के बाद आपके दिल्ली नगर को बसाया गया, क्योंकि राजा दिलीप को दिल्लू भी कहा जाता था, इसलिए इसका नाम आपके दिल्ली पड़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करेंगे तो दिल्ली शहर का संस्थापक कहा जाता है आपके 11वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध वंश तोमर वंश के प्रसिद्ध सम्राट अनंगपाल तोमर के द्वारा, जिनका मूल नाम था बिलान देव, और अपनी उत्पत्ति ये पांडव से हुए बतलाते थे। तो इनको ऐतिहासिक दृष्टि से संस्थापक कहा जाता है। 1276 ईस्वी में बलबन के समय में गयासुद्दीन बलबन के समय में पालम वावली अभिलेख में दिल्ली का एक अदर ने भी मिलता है, जिसको कहते हैं आपके योगिनीपुर। तो कैसा रहा दोस्तों आज का वीडियो? मुझे लगता है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ना सिर्फ आज हमने बहराम शाह को पढ़ा, हमने मसूद साहब को भी पढ़ा, मसूद शाह के बारे में भी पढ़ा, और आपके दिल्ली सल्तनत पढ़ने, तो दिल्ली के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली किसने बताई, कितना पुराना है ये, किस प्रकार से इसकी बातें हैं, वो बातें भी मैंने आपको बता दी। अगर ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दिल्ली संस्थापक कौन है, सारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाले वीडियो हम पढ़ेंगे। और दोस्तों MCQ टेस्ट आपका बन रहा है, जितने भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा MCQ टेस्ट बन रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी MCQ टेस्ट में आपके सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्लासें जो और भी चल रही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, क्योंकि आपके रजिया सुल्तान के समय में आपके कुछ सरदारों को कौन कौन से पद दिए गए थे, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए। तो इख्तियारुद्दीन यज़गिन की मैं बात कर रहा था, जो भी पीछे आया था, तो इसको अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। तो अगर आपने पिछले वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो 100% एक्सपेक्टेड हैं। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी आपको कराया जाएगा, तो इसके लिए भी आप चैनल पर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में दोस्तों आपके नासिरुद्दीन महमूद को हम पढ़ेंगे, और हमारे साथ हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात समझ के चलेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको जीवन में नहीं आएगी हिस्ट्री से, अगर आपने एक बार आसानी के साथ इसको पढ़ लिया। अगर आप यूपी लेखपाल और UPSI की तैयारी कर रहे हैं, और आप जीके जीएस को भी आपके जीके जीएस के मॉक टेस्ट को भी देना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, बहुत सारी वीडियो जाकर देखिए, और सभी क्लासों को फ्री में बिल्कुल भी पढ़िए। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।